हे हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो आज ये हमारी एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ है जहाँ पे हम लोग एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी मीन्स शिक्षा एवं खेल मनोविज्ञान से रिलेटेड 106 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चन की कह सकते हैं, हमको स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत अच्छे से क्वेश्चंस मिले, जिसमें कई सारे टेस्ट सीरीज़ हैं और सारा सिलेबस जो है ये यहाँ पे कवर करते हैं। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं जो कि आपके नेट लेवल के हैं, टीजीटी पीजीटी एलटी लेवल के हैं। तो कोशिश करूँगी मैं आपको ये जितना भी पूरा टेस्ट सीरीज़ है, मीन्स जो भी टेस्ट सीरीज़ में जितने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के क्वेश्चन है ये कवर करा दूँ मैं आपको एग्ज़ाम के पर्पज़ से। और अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह कुछ आंसर रॉन्ग होते हैं तो आप बता देना, क्योंकि कुछ मिस्टेक थी जिनका करेक्शन किया है, और अदरवाइज़ कुछ रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह सकते हैं कि ये जो अभ्यास प्रश्न पत्र मीन्स प्रैक्टिस सेट जो हमारा 1 है, ओके। और इसमें अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें से हमने सिर्फ 106 क्वेश्चंस लिए हैं। तो 106 क्वेश्चन में आप चेक करना क्वेश्चन का, क्योंकि जो ये हमारा टॉपिक फर्स्ट है, प्रैक्टिस सेट पेपर फर्स्ट है, इसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ नहीं है। तो होप आप 106 में 100 स्कोर तो करोगे ही। तो अपना स्कोर चेक करते रहना, क्योंकि आप लोग सभी तैयारी कर रहे हो, तो इसलिए अपना स्कोर चेक करना, खुद से आंसर देने की पहले कोशिश करना, ओके। तो चलो पहला क्वेश्चन है जो कि जैसा कि दिख रहा है आपको, एजुकेशन का सही अर्थ है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन का जो मीन्स कह सकते हो जो फोटो है क्लियर नहीं है, थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है, बट आपको समझ में आएगा, क्योंकि फ़ोटो को स्कैन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, तो इसलिए समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं बोल रही हूँ आपको पूरा, जो हम एक्सप्लेन कर रही हूँ क्या है। ठीक है, एजुकेशन का सही अर्थ है पूछा गया है, तो सही अर्थ क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए है जानकारी प्राप्त करना, ऑप्शन बी है किताबी ज्ञान लेना, ऑप्शन सी है अंदर से आगे बढ़ाना, या फिर ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है जो हमारा एजुकेशन है उसका अर्थ क्या होता है, एजुकेशन का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन आपने देखा, जानकारी प्राप्त करना, किताबी ज्ञान लेना, अंदर से आगे बढ़ाना, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर देना है आपको। आप अपना आंसर गेस कर सकते हो कि यहाँ पे क्या है। थोड़ा सा मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप चेक कर सकते हो और बता सकते हो इसका आंसर राइट क्या होता है। तो होप आपने इसका आंसर दोस्तों सही गेस कर लिया होगा कि एजुकेशन का अर्थ होता क्या है। जैसा कि आप जानते हो कि एजुकेशन जो वर्ड है ये हमारे आंग्ल भाषा में जो शिक्षा के लिए क्या यूज किया जाता है, एजुकेशन शब्द का यूज किया जाता है। और एजुकेशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के एडुकेटम वर्ड से हुई है। ठीक है, याद रखना, कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, तो एडुकेटम वर्ड से हुई है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो हमारी एजुकेशन में क्या होता है, जिसमें हमारी कह सकते हैं कि अध्ययन की प्रक्रिया, जिसमें 2 धातुएं होती। पहली हमारी क्या होती है, ए होती है। ए मीन्स होता है कि भीतर से, और दूसरा हमारा ड्यूको होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया एजुकेशन, तो ये एडुकेटम से बना हुआ है। ठीक है, कहीं कहीं आपको एडुशियर मिल जाएगा, एडुकेयर मिल जाएगा। ठीक है, बट ये इस 2 वर्डों से मिला है। पहला ए आता है जिसका अर्थ होता है भीतर से, दूसरा जो ड्यूको आता है जिसका अर्थ क्या होता है, अग्रसर करना, मीन्स अंदर से भीतर से अग्रसर करना। तो ऑप्शन यहाँ पे आपने देखा कि ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट होता है वो हमारा ऑप्शन सी होता है कि हमारा अंदर से आगे बढ़ाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि शिक्षा व्यक्ति की किन शक्तियों को विकास करती है। मीन्स जो शिक्षा है व्यक्ति की कौन सी शक्तियाँ होती हैं, किन शक्तियों का विकास करती है। तो ऑप्शन ए है आपके सामने शारीरिक एवं मानसिक, ऑप्शन बी है आपके सामने सामाजिक एवं नैतिक, ऑप्शन सी है चारित्रिक एवं संवेगात्मक, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर आप फटाक से गेस कर लोगे कि शिक्षा जो होती है व्यक्ति को इन सभी में, ये जो चारों ऑप्शन है ना यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होते हैं। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, संवेगात्मक, इन सभी शक्तियों का विकास प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, जिसमें पूछा गया शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है बताना है आपको। ऑप्शन है सीखने या सिखाने की प्रक्रिया है, ऑप्शन बी है आपके सामने कि केवल सीखने की क्रिया है, ऑप्शन सी है सीखने की क्रिया है, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपने ऑप्शन देखा यहाँ पे, अब अपना
आंसर गेस कर सकते हो कि यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होता है। दोस्तों आई होप आपने यहाँ पे इसका आंसर गेस किया होगा कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो हमारा क्या होता है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होता है। शिक्षा का शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो हमारे सीखने व सिखाने की क्रिया होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ओके, सीखने व सिखाने की क्रिया हमारी एजुकेशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शरीर का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। तो जैसा कि आप जानते हो कि मनोविज्ञान जो है पहले इसको कभी आत्मा का कहा गया, फिर चेतना का कहा गया, बहुत सारे नाम दिए गए। बट अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग मनोविज्ञान को किसका विज्ञान मानते हैं, तो मनोविज्ञान को हम लोग मन का विज्ञान, ठीक है, ये व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते। साइकी शब्द कहाँ से पूछा है, साइकी, ठीक है। जैसा कि साइकोलॉजी आपको पता है, साइकोलॉजी हमारे साइकी वर्ड से बना है। तो साइकी का अर्थ क्या होता है पूछा गया है, मन, आत्मा, चेतना, व्यवहार। तो दोस्तों साइकी का अर्थ जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमारा साइकी का अर्थ क्या होता है। होप आपने ऑप्शन बी यहाँ पे गेस किया होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता है, आत्मा का विज्ञान, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा की देन है। तो आपको बताना जो साइकोलॉजी शब्द है इसकी जो उत्पत्ति है कौन से भाषा की देन है, लैटिन भाषा, यूनानी या लैटिन भाषा दोनों, या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति होती है वो हमारे किससे, यूनानी भाषा से हुई है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होता है, यूनानी भाषा। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। पूछा गया शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है। तो क्या है कार्य, आपको बताना है। ऑप्शन ए है व्यवहार का परिमार्जन, ऑप्शन बी है समाज का अध्ययन, ऑप्शन सी है व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी, मीन्स ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आप गेस कर सकते हो। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान का जो कार्य होता है वो होता है हमारा व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट होता है। होप आपने भी सही आंसर गेस किया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का श्रेय है। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। ओके, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति लाने का श्रेय है वो किसको जाता है, शिक्षाविदों को जाता है, सरकारी नीतियों को जाता है, औद्योगिक क्रांति को जाता है, या मनोविज्ञान को जाता है। तो सबसे पहले आप एलिमिनेट कर दो यहाँ पे, जैसे सरकारी नीतियाँ जो है उनको कट कर दो, औद्योगिक क्रांति कर दो। अब आपके सामने दो ऑप्शन बचते हैं, ए शिक्षाविद और ऑप्शन बी बचता है मनोविज्ञान को। तो यहाँ पे हम लोग किसके बारे में, साइकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। पूछा क्या गया, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का श्रेय है, तो किसको है, मनोविज्ञान को है, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, मनोविज्ञान को जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय दर्शन का मूल उद्देश्य क्या है। तो भारतीय दर्शन का मूल उद्देश्य क्या है, दर्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दर्शन शास्त्र के बारे में, दर्शन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो इन पे एक अलग से छोटा सा टॉपिक करके दर्शन शास्त्र क्या है इन सब के बारे में वीडियो बना देंगे अगर आपको ज़रूरत होगी तो। अदरवाइज़ आप देख लेना क्या है, ठीक है। भारतीय दर्शन का मूल्य ध्येय पूछा है कि मूल्य ध्येय में समझ लो एम क्या है। तो ऑप्शन ए है ईश्वर का दर्शन, ऑप्शन बी है आत्मा का दर्शन, ऑप्शन सी है ब्रह्मा का दर्शन, ऑप्शन डी है संस्कृति का दर्शन। तो आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो राइट आंसर जो होता है क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा क्या होता है, भारतीय दर्शन का जो मूल ध्येय होता है दोस्तों वो हमारा क्या होता है, आत्मा का दर्शन, ठीक है। किसका, आत्मा का दर्शन। बहुत सारे लोगों ने संस्कृति का दर्शन आंसर दिया होगा, ठीक है, बट यहाँ पे संस्कृति का दर्शन नहीं, आत्मा का दर्शन करेक्ट होता है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होता है क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा हो जाता है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट, आत्मा का दर्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया अंग्रेजी भाषा का शब्द एजुकेशन लैटिन भाषा के किन शब्दों के युग्म से बना है। देखो इसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया है। तो आपको बताना है कि जो एजुकेशन है वो लैटिन भाषा के किन शब्दों के युग्मों से बना है, एडुकेयर एवं एडुशियर,
एडुकेटम या इदकटम या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होता है हमारा दोस्तों, जो एजुकेशन वर्ड है वो लैटिन भाषा के एडुकेयर एवं एडुशियर वर्ड से बना हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे जो ए होता है वो करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। 11 में पूछा गया मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, मानने वाले विचारक हैं। तो ये विचारक कौन है मानने वाले कि मनोविज्ञान जो है चेतना का विज्ञान है? तो कौन से विचारक हैं आपको बताना है। वाटसन है या विलियम जेम्स हैं या हॉर्न है या फिर बटलर हैं। तो आपको बताना है किसने माना है मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। तो ये हमारे किसने माना है, विलियम एवं जेम्स ने माना है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। विद्या से क्या तात्पर्य है? तो विद्या से क्या तात्पर्य आपको बताना है। आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान, जानना या प्रबोध। तो यहाँ पे राइट आंसर जो दोस्तों होता है आप अपना चेक कर सकते हो। यहाँ पे राइट आंसर जो होता है मैं बता रही हूँ वो ऑप्शन बी आत्मज्ञान होता है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा है इसलिए आप अपना स्कोर वीडियो को स्टॉप करके देख लेना। ठीक है, तो विद्या से क्या तात्पर्य है, आत्मज्ञान का तात्पर्य। विद्या हमें आत्मज्ञान कराती है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है विधायक विज्ञान में शामिल नहीं है। ठीक है, विधायक विज्ञान में क्या शामिल नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए है परिणाम का तथ्य से संबंध, ऑप्शन बी है तथ्यों का अध्ययन, ऑप्शन सी है अस्थि का अध्ययन, ऑप्शन बी है मूल्यों का अध्ययन। तो विधायक विज्ञान में शामिल क्या नहीं होता है दोस्तों, मूल्यों का अध्ययन जो होता है विधायक विज्ञान में शामिल नहीं होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विधायक विज्ञान है, ये मत किस विचारक का है? तो किसकी बात की गई है, अनुभव एवं व्यवहार। ठीक है, या फिर बोल सकते हो व्यवहार का विधायक विज्ञान। एक मैंने बताया ना कीवर्ड लेना है डेफिनेशन याद करने के लिए आपको, तो उससे आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी, पूरी डेफिनेशन आपको नहीं याद करनी है। तो विधायक यानी व्यवहार और विधायक विज्ञान के बारे में कौन बात कर रहा है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है क्रो एंड क्रो, मन, स्टीफन या स्किनर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होता है हमारा वो हो जाता है जो मन है ना, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होता है। मन ने किसकी बात की है, व्यवहार की बात की है और विधायक विज्ञान की बात की है। ठीक है, ऐसे रिलेट करने ना, मन ने मनोविज्ञान अनुभव व्यवहार का विधायक विज्ञान का जो मत है इसके जो विचारक थे वो हमारे मन थे। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन और स्पष्टीकरण करता है, ये किसने कहा है? तो किसने कहा है आपको बताना है। ये डेफिनेशन किसने दी है, स्किनर ने, क्रो एंड क्रो ने, फ्रायड ने या फिर एडलर ने? तो दोस्तों ये जो डेफिनेशन है ये हमारे किसने दी है, क्रो एंड क्रो ने। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि पूर्व अनुभव या व्यवहार का लेख तैयार करना कौन सी विधि है, कौन सा मेथड कहलाता है। पूर्व अनुभव और व्यवहार का जो एक लेख तैयार करना क्या कहलाता है, गाथा वर्णन, जीवन इतिहास, आत्मनिरीक्षण या उपचारात्मक। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे क्या कहलाता है। तो यहाँ पे देखो उपचारात्मक कोई मतलब नहीं होता, इसको कट कर सकते हो। ऑप्शन सी भी नहीं होता। अब आपको गाथा वर्णन और जीवन इतिहास इन दो में चूज करना है कि क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा, जीवन इतिहास तो है नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं अपने अनुभवों का लेख तैयार कर रहे हैं, तो ये हमारा गाथा वर्णन यहाँ हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 में पूछा गया है शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या अंतर है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि आप डिफरेंस बताओ कि एजुकेशन जो है और जो हमारा मनोविज्ञान साइकोलॉजी इस पे अंतर क्या है। तो ऑप्शन आपके सामने है, शिक्षा का संबंध आदर्शों से है, मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार से है। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, शिक्षा का संबंध आदर्श से होता है, मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। ऑप्शन बी है शिक्षा नियामक विज्ञान है, मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान है। तो यहाँ पे ये भी करेक्ट हो जाता है कि शिक्षा जो है हमारा नियामक विज्ञान है और जो हमारा
मनोविज्ञान है वो बिल्कुल शुद्ध विज्ञान है। ऑप्शन सी यहाँ पे कहता है कि जीवन कैसा होना चाहिए का अध्ययन शिक्षा में और मनोविज्ञान में हम लोग जीते कैसे हैं इसका अध्ययन होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, शिक्षा मनोविज्ञान की देन है तो किसकी देन है? शिक्षा मनोविज्ञान की देन क्या है? अध्यापक केंद्रीय शिक्षा, बाल केंद्रीय शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या विषय वस्तु केंद्रित शिक्षा? ये क्वेश्चन नेट के एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है दोस्तों, तो उसको अच्छे से याद कर लेना कि शिक्षा मनोविज्ञान की देन है हमारा क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है दोस्तों, शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी क्या कहलाती है? तो शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी हमारी क्या कहलाती है आपको बताना है। ऑप्शन है मानव व्यवहार, ऑप्शन बी है इतिहास एवं संस्कृति, ऑप्शन सी है दर्शन शास्त्र, ऑप्शन डी है शिक्षा शास्त्र। तो दोस्तों यहाँ पे शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने की बात कही है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? मानव व्यवहार। यहाँ पे ऑप्शन ए जो होता है बिल्कुल राइट हो जाता है, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में पूछा गया, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह मत किस विचारक का है? तो मनोविज्ञान व्यवहार का क्या है? निश्चित विज्ञान है। तो ये किसने डेफिनेशन दी है आपको बताना है। तो ये डेफिनेशन हमारे वॉटसन ने दी है। वॉटसन ने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। ओके, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा दोस्तों, कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपनी फिर उसने अपने मन या मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने अपनी चेतना का त्याग किया। अब वह क्या कहलाता है? व्यवहार विधि का विज्ञान कहलाता है। ये जो कथन है किसने कहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किसने कहा है? क्रोवेंट्रू ने, वुडवर्थ ने, फ्रायड ने या डगलस ने? तो किसने कहा है कि मनोविज्ञान पहले आत्मा का, फिर चेतना का, फिर व्यवहार का, किसका विज्ञान था? ये जो डेफिनेशन है किसने दी है? तो दोस्तों ये जो डेफिनेशन थी हमारे वुडवर्थ ने दी है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाता है। वुडवर्थ ने कहा है कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा खो दिया, फिर उसने अपने मस्तिष्क का त्याग कर दिया, उसके बाद चेतना का भी त्याग कर दिया। अब वो क्या कर दिया? अब वो जो है एक व्यवहार का अध्ययन है, व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो ये डेफिनेशन हमारे वुडवर्थ ने दी है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, कथन किसका है? तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये जो डेफिनेशन है किसकी डेफिनेशन है दोस्तों आपको बताना है। ये डेफिनेशन जो है दोस्तों ये हमारी किसकी है? स्किनर की है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाता है। ओके, स्किनर ने कहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है, रोस्टर परीक्षा में कार्ड होते हैं। तो जैसा कि मैंने थ्योरी पार्ट में आपको बताया है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का रोस्टर टेस्ट क्या होता है, कितने कार्ड का यूज किया जाता है। जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की थ्योरी है पूरा टीजीटी और यूपीएलटी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने पूरा कंप्लीट कराया है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। तो रोस्टर जो परीक्षण में कार्ड यूज होते हैं वो कितने होते हैं? 8, 10, 12, 15 कितने कार्ड यूज होते हैं आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे रोस्टर टेस्ट में जो कार्ड यूज होते हैं वो हमारे 10 कार्ड यूज होते हैं। ओके, ऑप्शन यहाँ पे बी जो होता है वो राइट हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है, फ्रायड के बाद मनोविश्लेषण विधि को अपनाने वाले थे। तो फ्रायड के बाद मनोविश्लेषण विधि को अपनाने वाले कौन था? एडलर एवं युंग थे, हर्बर्ट थे, फ्रॉबेल थे या फिर ड्रेवर थे? कौन था फ्रायड और के बाद मनोविश्लेषण विधि को अपनाने वाला कौन सा विचारक था आपको बताना है। तो 24 का राइट आंसर हमारा जो होता है एडलर एवं युंग जो थे, ये हमारे जो थे फ्रायड के बाद इन्होंने मनोविश्लेषण विधि को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, कक्षा में पलायन करने वाले बालकों के प्रति आपका व्यवहार होगा। कैसा व्यवहार होगा? अगर आप एक टीचर हो तो अगर आपके स्कूल के जो बच्चे हैं वहाँ पलायन करें तो उनका आपका व्यवहार कैसा होगा? सहानुभूतिपूर्वक होगा, निदानात्मक पूर्वक होगा, दमनात्मक पूर्वक होगा या प्रशंसनात्मक होगा आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होता है? जो हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर जो होता है, कक्षा में पलायन करने वाले बालकों के प्रति आपका व्यवहार निंदानात्मक होगा। ओके, निदानात्मक होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 है, सृजनात्मक बालक का लक्षण है। तो सृजनात्मक बालक का लक्षण क्या होता है आपको बताना है। उत्सुकता, मौलिक चिंतन, स्वतंत्र निर्णय क्षमता, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है क्या होता है हमारा। एक सृजनात्मक बालक का जो लक्षण होता है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है?
उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि मनोविज्ञान की विधियों में निरीक्षण विधि के मुख्य उपभाग कौन से हैं। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मनोविज्ञान के जो मेथड है, तरीके हैं, विधियां हैं, उनमें से निरीक्षण विधि के प्रमुख उपभाग कितने हैं। तो कितने हैं बताना है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 1। तो यहाँ पे जो हमारी विधियाँ हैं, उन निरीक्षण विधि के जो प्रमुख उपभाग होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, वो होते हैं हमारे 2। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान है तो क्या है, बताने की जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शन दे के तुरंत कर सकते हो। व्यवहार का अध्ययन है प्रेजेंट टाइम में। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 है कि व्यवहार का निरीक्षण करके मानसिक दशा को जानना कौन सी विधि कहलाती है। तो किसके बारे में कहा गया, व्यवहार के बारे में। और ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमारा यूपी टीजीटी 2021 में आया हुआ था। तो किसके बारे में कहा गया, व्यवहार का निरीक्षण करके मानसिक दशा का पता लगाना कौन सी विधि कहलाती है। निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि, प्रशिक्षण विधि या फिर तुलनात्मक विधि, कौन सी विधि कहलाती है आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो मेथड होता है वो हमारा कहलाता है निरीक्षण विधि। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ओके, क्या करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में पूछा गया व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो क्या है, वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम तथा वातावरण, उपयुक्त सभी। तो जैसा कि आप सभी समझ गए होंगे, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा कि व्यक्तिगत भिन्नता को जो प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण, ये दोनों हो जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का अध्ययन किया जा सकता है। किसका, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का अध्ययन किया जा सकता है। विद्यार्थी, सीखने की प्रक्रिया, सीखने की दशाएं, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर दोस्तों होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो विषय सामग्री का अध्ययन किया जा सकता है वो विद्यार्थी, सीखने की प्रक्रिया, सीखने की दशाएं, उपर्युक्त सभी, इन सभी से किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है। 32 में पूछा गया किसी भी समाज या राष्ट्र की प्रगति का महत्वपूर्ण साधन है। तो क्या है, व्यक्ति है, समाज है, सरकार है, शिक्षा है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, किसी भी समाज या राष्ट्र की प्रगति का महत्वपूर्ण साधन हमारा क्या होता है आपको बताना है दोस्तों। तो वो हमारा क्या होता है, एजुकेशन होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है 33 में पूछा गया प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप था तो क्या था, व्यापक था, संकुचित एवं एकांकी था, या सीमित था, या अत्यंत व्यापक था। तो जो हमारे प्राचीन काल में तो आपको पता था अत्यंत व्यापक तो था नहीं, ये भी कट कर सकते हो। यहाँ पे जो हमारा शिक्षा का स्तर क्या था, संकुचित और एकांकी था। ठीक है, क्या था, संकुचित एवं एकांकी था। आपने ऑप्शन ए कट कर दिया, ऑप्शन डी कट कर दिया। अब सीमित और संकुचित में करना था तो ऑप्शन यहाँ पे सबसे अच्छा जो होता है बी होता है, संकुचित और एकांकी था। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा में सर्वांगीण तथा सर्वोत्तम विकास है। कथन किसका है, तो ये डेफिनेशन आप सभी को रटी होगी कि ये डेफिनेशन हमारे महात्मा गांधी ने दी है। किसने दिया है, महात्मा गांधी के द्वारा दी गई हुई परिभाषा है। महात्मा गांधी ने क्या कहा, शिक्षा से मेरा अभिप्राय, जहाँ भी देखना तो ये डेफिनेशन किसकी हो जाएगी, महात्मा गांधी ने बात की है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय है मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क, आत्मा सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास है। तो ये डेफिनेशन हमारी महात्मा गांधी की दी हुई है और ये डेफिनेशन एग्जाम में कई बार पूछी भी जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया मनोविज्ञान ने चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकार करने वाला विचारक नहीं है। मीन्स कहा गया कि मनोविज्ञान ने चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकार करने वाला विचारक नहीं है। कौन सा विचारक है जो मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करता है, पूछा यहाँ ये गया है। तो प्लूटो हैं, विलियम जेम्स हैं, या जेम्स वली हैं, या वाइव हैं, कौन है यहाँ पे आपको इसका आंसर देना है। तो दोस्तों जो हमारे प्लूटो हैं वो मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकार करने वाले विचारक नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 है अंतर्दर्शन विधि का समर्थक नहीं है। तो जो अंतर्दर्शन जो विधि है उसके समर्थक कौन नहीं है आपको बताना है। वॉटसन, डेकार्ट, गाल्टन, प्लेटो, ये ऑप्शन है। इसमें से जो राइट आंसर होता है, राइट ऑप्शन होता है, वो हमारा जो होता है वाटसन जो है अंतर्दर्शन विधि के समर्थक नहीं है।
ओके। क्वेश्चन नंबर 37 है, दूरस्थ शिक्षा है। तो दूरस्थ शिक्षा क्या है? औपचारिक शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा है, निरौपचारिक शिक्षा या व्यवहारिक शिक्षा है? तो जो दूरस्थ शिक्षा होती है दोस्तों वो हमारी क्या होती है? निरौपचारिक शिक्षा होती। क्या होती है? ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, निरौपचारिक शिक्षा होती है। ओके। अगला क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया, व्यवहारिक मनोविज्ञान में निम्न में जो शामिल नहीं है। तो व्यवहारिक मनोविज्ञान में क्या शामिल नहीं है? विद्या, शिक्षा, चिकित्सा, सामान्य मनोविज्ञान। तो आप फटाक से समझ गए होंगे यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होता है कि व्यवहारिक मनोविज्ञान में निम्न में से जो शामिल नहीं है वो हमारा क्या है? सामान्य मनोविज्ञान शामिल नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 39। पूछा गया, शिक्षा मनोविज्ञान का पूर्ण विकास हुआ है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का पूर्ण विकास हुआ कब हुआ? कौन सी शताब्दी में हुआ है आपको बताना है। 16वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में या 19वीं शताब्दी में? तो जो हमारी शिक्षा मनोविज्ञान का पूर्ण विकास हुआ है दोस्तों वो हमारी 20वीं शताब्दी में हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट होता है ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी विधि समस्यात्मक बालक, झगड़ालू, मानसिक रोगी या अपराधी व्यक्ति को अवांछित व्यवहार का कारण जानने के लिए सर्वोत्तम प्रयोग की जाने वाली विधि है? तो उस तरीके को बताना है जिससे जो बालक होते हैं, जो झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, मानसिक रोगी होते हैं, अपराध वाले होते हैं, तो किस विधि से हम लोग जानेंगे, कौन से मेथड का यूज करेंगे? सबसे पहले तो जीवन इतिहास विधि, उपचारात्मक विधि, विश्लेषण विधि या विकासात्मक विधि, किस विधि का यूज करेंगे आपको बताना है। तो होप आपने यहाँ पे राइट आंसर गेस किया होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? जीवन इतिहास विधि, उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में पता लगाएंगे कि उसका पिछला क्या रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में पता लगाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होता है हमारा क्या करेक्ट हो जाता है? ए करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है, शिक्षा में मनोविज्ञान को प्रयुक्त किए जाने से शिक्षा का स्वरूप बना है। तो मतलब एजुकेशन में जो हम लोगों ने मनोविज्ञान को यूज किया है तो कैसा स्वरूप बन गया है शिक्षा का? अध्यापक केंद्रित, बाल केंद्रित, सरकार केंद्रित या समाज केंद्रित? तो कैसा स्वरूप बना है दोस्तों? ये हमारा बाल केंद्रित बन गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है। 42 में पूछा गया है दोस्तों, शिक्षा मानव व्यवहार का परिमार्जन करती है। उपर्युक्त कथन में परिमार्जन से आशय है। तो परिमार्जन का आशय क्या है बताना है। सकारात्मक एवं अवांछनीय दिशा की ओर प्रवृत्त करता है। ये ऑप्शन बी है नकारात्मक दिशा की ओर प्रवृत्त करता है। ऑप्शन सी है अवांछनीय दिशा की ओर प्रवृत्त करता है। या ऑप्शन डी है केवल सकारात्मक दिशा की ओर प्रवृत्त करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर दोस्तों होता है हमारा 42 का राइट आंसर जो होता है वो हमारा क्या होता है? सकारात्मक एवं वांछनीय दिशा की ओर प्रवृत्त करता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाता है। ओके। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन 43 है, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है ऐसा मानने वाले विचारक हैं। तो कौन से विचारक हैं जिन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है? तो हमारे वो जो विचारक हैं उनका नाम है दोस्तों प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट। ये तीनों हैं जिन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा 44 में पूछा गया है कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले समर्थक हैं। तो चेतना का विज्ञान वाले समर्थक कौन है, उनके नाम बताने हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होता है वो हमारा होता है कुंट एवं जेम्स जो होता है यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है 44 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है मानने वाले विचारक हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं और आने निश्चित भी हैं आगे एग्जाम में, तो याद कर लेना। ठीक है। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले जो विचारक हैं वो हमारे हैं वॉटसन, वुडवर्थ और स्किनर। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया बालक एक पुस्तक है जिसका अध्ययन अध्यापक को करना है, कथन है। तो क्या कथन है, किसका कथन है बताना है कि बालक एक पुस्तक है जिसका अध्ययन अध्यापक को करना है। तो वो क्या है? वॉटसन ने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है, रूसो ने कहा है, प्लेटो ने कहा है कि बालक एक पुस्तक है जिसका अध्ययन अध्यापक को करना है। तो ये कथन किसने कहा है दोस्तों? तो ये कथन जो कहा है ये हमारे रूसो के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 47 है, शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान किस संस्था का रहा है? तो जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान है इसके कार्यों को जो आगे बढ़ाने के लिए जो योगदान है किस
संस्था का रहा है? एनसीईआरटी, एनसीटीई, शिक्षा बोर्ड या नेशनल सोसाइटी ऑफ एजुकेशन टीचर ऑफ एजुकेशन अमेरिका। तो किसका रहा है दोस्तों, आपको बताना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन अमेरिका का रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया वातावरण से विभिन्न कारक शामिल किए जा सकते हैं। तो वातावरण में विभिन्न कारक शामिल किए जा सकते हैं, वो कौन से कारक है? सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों हमारा जो होता है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है कि हम लोग सामाजिक, मानसिक, शारीरिक इन सभी कारकों को वातावरण के विभिन्न कारक में शामिल कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया निरीक्षण के प्रकार हैं। तो कितने प्रकार हैं आपको बताना है? औपचारिक, अनौपचारिक या आकस्मिक या उपर्युक्त सभी। तो जो हमारे निरीक्षण के जो प्रकार होते हैं दोस्तों वो हमारे क्या होते हैं? उपर्युक्त सभी हो जाते हैं। औपचारिक, अनौपचारिक और आकस्मिक ये सारे यहाँ पे हो जाते हैं, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौण नियम भी है जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं। गौण नियम कौन से हैं बताना है? बहुप्रतिक्रिया का नियम, प्रयत्न एवं भूल का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। इनमें से गौण नियम कौन से हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे थॉर्नडाइक ने दिए हैं, जिसमें से 3 मुख्य हैं और 5 गौण नियम हैं। अब इनमें से जो चूज करना है आपको, इसमें से गौण नियम कौन सा है आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो गौण नियम होता है वो हमारा क्या हो जाता है? बहुप्रतिक्रिया का नियम। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते। 51 में पूछा गया पुनर्बलन का सिद्धांत के प्रतिपादन किया है। तो जो पुनर्बलन का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो कौन है बताना है आपको। तो डायरेक्ट आंसर की तरफ चलते दोस्तों। इसके जो प्रतिपादक है पुनर्बलन के सिद्धांत के वो हमारे कौन है? हल है। ऑप्शन ए जो होता है यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन 52 में पूछा गया थॉर्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम नहीं है। तो इनमें से बताना है कि मुख्य नियम कौन सा नहीं है? अभ्यास का नियम, परिणाम का नियम, सादृश्यीकरण का नियम, तत्परता का नियम। तो जैसा कि आप जानते हैं अभ्यास का नियम, परिणाम का नियम, तत्परता का नियम, ये सारे हमारे जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये हमारे मुख्य नियम होते हैं। पर यहाँ पे ऑप्शन सी जो होता है ये रॉन्ग होता है, ये मुख्य नियम में नहीं आता है। तो राइट यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया थॉर्नडाइक के गौण नियम कितने हैं? तो आप सभी जानते हो कि थॉर्नडाइक के 5 गौण नियम है, 3 मुख्य नियम है। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा 54 में पूछा गया कि थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना है। तो थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग सीखना क्या कहलाता है? त्रुटि का परिणाम, प्रयास का परिणाम, प्रयास एवं त्रुटि का परिणाम, सूझबूझ का परिणाम। तो थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग सीखना जो होता है वो हमारा क्या होता है? प्रयास एवं त्रुटि का परिणाम होता है, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाता है। क्वेश्चन 55 में पूछा गया थॉर्नडाइक किस देश के निवासी थे? तो थॉर्नडाइक हमारे जो थे वो अमेरिका के निवासी थे। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 51, पुनर्बलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हो हमारी जो ये थ्योरीज हैं, ये प्ले थ्योरी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप नोट करना चाहो तो सारी थ्योरी के नाम और किसने कौन उसके प्रतिपादक है वो नोट कर सकते हो कॉपी पे लगी, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आना निश्चित ही है। तो पहली थ्योरी जो हमारी होती है थ्योरी ऑफ सरप्लस एनर्जी, मीन्स कह सकते हो अतिरिक्त शक्ति की धारणा, जिसके प्रतिपादक हैं हमारे हर्बर्ट स्पेंसर। ओके, कौन है हर्बर्ट स्पेंसर जो कि इंग्लैंड के दार्शनिक थे। दूसरी हमारे थ्योरी की हमारी जो दूसरी थ्योरी है वो हमारी है भविष्यदर्शी की धारणा, मीन्स जिसको हम लोग इंग्लिश में एंटीसिपेटरी थ्योरी कहते हैं। तो इस एंटीसिपेटरी थ्योरी या प्री एक्सरसाइज थ्योरी बोलते हैं, जिसको कि कार्ल ग्रूस ने दिया हुआ है। ठीक है, कार्ल ग्रूस ने 1898 में ये धारणा दिया था। ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि पूर्वाभ्यास या तत्परता, इन नामों से भी हम लोग इसको जान सकते हैं। ठीक है, अगली जो हमारी आती है थ्योरी मनोरंजन या फिर धारणा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं रिक्रिएशनल थ्योरी। तो रिक्रिएशनल जो थ्योरी थी इसको हमारे GTW पैट्रिक और लेजार्स ने दिया हुआ था। ठीक है, अब हमारी जो चौथी थ्योरी आती है वो हमारी पुनः अवलोकन, यानी कि पुनः अवलोकन धारणा आती है। जैसे कि यहाँ पे पुनर्बलन पूछा हुआ है ना, या फिर पुनरावृत्ति या पुनः अवलोकन या पुनर्बलन सिद्धांत कह सकते हो। तो इस थ्योरी के प्रतिपादक जो दोस्तों जो है हमारे G. स्टैनले हॉल है। ठीक है, कौन है? G. स्टैनले हॉल है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हमारा जो होता है वो क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। G. स्टैनले हॉल यहाँ पे राइट हो जाता है। और G. स्टैनले हॉल ने 1906 में, ठीक है, ये थ्योरी दी थी। ओके, कौन सी?
पुनः अवलोकन, जिसको कि हम लोग रिकैप्चुलेटरी थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, अगली जो हमारी है विरेचन का सिद्धांत, विरेचन या रेचन की धारणा बोलते हैं, जिसको कि हम लोग कैथार्टिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो कैथार्टिक थ्योरी के जो हमारे प्रतिपादक हैं वो हमारे कौन है, अरस्तु हैं। कौन है, अरस्तु हैं। छठवीं जो हमारी थ्योरी आती है साइको एनालिटिक थ्योरी आती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमने बहुत बार डिस्कशन किया, साइको एनालिटिक थ्योरी के जो हमारे प्रतिपादक हैं वो हमारे फ्रायड है। फ्रायड ने 1937 में साइको एनालिटिक थ्योरी दी है। अगला हमारा जो आता है नेक्स्ट सोशल थ्योरी में सामाजिक धारणा। तो जो सामाजिक धारणा के प्रवर्तक है वो हमारे एरिस्टोटल मीन्स अरस्तु हैं। ओके, आठवीं जो हमारी प्ले थ्योरी है खेल ही जीवन की धारणा है। तो प्ले इज लाइफ थ्योरी के जो प्रतिपादक है वो हमारे जॉन डीवे हैं। ठीक है, जॉन डीवे हैं। नेक्स्ट हमारी नाइन थ्योरी जो प्ले की है निसर्ग अनुष्ठान थ्योरी। ठीक है, जिसके प्रतिपादक हमारे जीन जैकस रूसो हैं। कौन है, जीन जैकस रूसो एंड जेन्युइन फिलोसोफर, जिन्होंने 1762 में ये थ्योरी दी थी, निसर्ग अनुष्ठान धारणा थ्योरी। देन हमारी नेक्स्ट जो आती है 10वीं थ्योरी जो प्ले थ्योरी है संज्ञानी थ्योरी यानी कॉग्निटिव थ्योरी। क्वेश्चन आया हुआ भी है, कैथार्टिक थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी, ये सारी थ्योरी जो है बहुत बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में। तो जो हमारी कॉग्निटिव थ्योरी है या संज्ञानी जो धारणा है, इसके जो प्रतिपादक हैं वो हमारे जीन पियाजे हैं। देन हमारी अहम विस्तारण धारणा आती है जिसको कि लेंज ने दिया है। फिर हमारी एक और आती है इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस थ्योरी, जिसको कि हम लोग सहज प्रवृत्ति धारणा बोलते हैं। तो विलियम मैकडूगल ने ये थ्योरी दी हुई है। तो ये हमारी प्ले थ्योरी थी। तो यहाँ पे 51 का राइट आंसर पुनर्बलन का सिद्धांत या रिकैप्चुलेटरी जो थ्योरी होती है वो हमारे किसने दी है, जी स्टैनले हॉल ने दी है। ठीक है, और जी स्टैनले हॉल के साथ में विलियम वुंट ने, इन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर इस थ्योरी को दिया है। तो जी स्टैनले हॉल जो होता है यहाँ पे राइट होता है। अगला क्वेश्चन 52 में पूछा गया है कि थार्नडाइक के सीखने का मुख्य नियम नहीं है। तो कौन सा नहीं है, जैसे कि आप जानते हैं थार्नडाइक के सीखने के हमारे टोटल जो मुख्य नियम 3 होते हैं, जो गौड़ नियम है वो 5 हैं। तो यहाँ पे अभ्यास का नियम, परिणाम का नियम, तत्परता का नियम, ये जो तीनों होते हैं ये तो हमारे क्या होते हैं, जो मुख्य नियम होते हैं। ये जो होता है सादृश्यीकरण का नियम, ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, मीन्स राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है थार्नडाइक के गौड़ नियम कितने हैं। तो आप सभी जानते हो थार्नडाइक के गौड़ नियम 5 हैं, मुख्य नियम 3 हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है, 54 में पूछा गया है थार्नडाइक के अनुसार सीखना है। तो क्या है सीखना थार्नडाइक के अकॉर्डिंग, त्रुटि का परिणाम, प्रयास का परिणाम, प्रयास एवं त्रुटि का परिणाम, सूझबूझ का परिणाम। तो थार्नडाइक के अकॉर्डिंग जो सीखना होता है वो क्या होता है दोस्तों, हमारा प्रयास एवं त्रुटि का परिणाम। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 55 है थार्नडाइक किस देश के निवासी थे। तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि थार्नडाइक जो है हमारे कहाँ के निवासी थे दोस्तों, ये थार्नडाइक थार्नडाइक जो थे दोस्तों हमारे, ये जो थे कह सकते हैं कि थार्नडाइक हमारे पेरू देश की राजधानी थी, पेरू देश की राजधानी लीमा के नागरिक थे और इन्होंने 1898 में सीखने से संबंधित नियमों का प्रतिपादन किया था। इन्होंने मुर्गियों के ऊपर, चूहों के ऊपर, बिल्लियों के ऊपर, ऐसे अनेक जानवरों पे अपना जो है इन्वेंशन अपना प्रयोग किया था। ठीक है, एट लास्ट में इन्होंने थार्नडाइक ने जो अपना प्रयोग किया था एक भूखी बिल्ली पे किया था। ठीक है, किस पे, भूखी बिल्ली पे किया था। तो यहाँ पे पूछा गया कि थार्नडाइक किस देश के निवासी हैं। तो इंग्लैंड, अमेरिका या फिर रूस या फिर जर्मनी, कहाँ के निवासी थे आपको बताना है। तो दोस्तों जो ये हमारे थार्नडाइक थे ये हमारे अमेरिका के क्या थे, निवासी थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा। 56 में पूछा गया है कि थार्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो थार्नडाइक का जो अधिगम का सिद्धांत है तो वो किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। अधिगम के सिद्धांत को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आप देख सकते हो, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, या फिर पुनर्बलन का सिद्धांत, या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, या फिर उपर्युक्त सभी। तो जो थार्नडाइक का हमारा किसका, थार्नडाइक का जो अधिगम का सिद्धांत है, क्वेश्चन हमारा है थार्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत,
ऑप्शन बी है पुनर्भलन का सिद्धांत, ऑप्शन सी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ऑप्शन डी है प्रयोग सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाता है दोस्तों हमारा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। और अभी हमने पुनर्भलन वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया है तो ये जो है इसके जो जहाँ तक मुझे पता है स्किनर है पुनर्भलन सिद्धांत के प्रतिपादक, बट ये ऑप्शन में बुक में हल दिया हुआ है। तो एक बार चेक कर लेना, कंफर्म भी कर देना मेरे को भी कमेंट में कि इसका राइट आंसर क्या है। मेरे अकॉर्डिंग तो पुनर्भलन का जो सिद्धांत है स्किनर ने दिया हुआ है, और पुनः अवलोकन या फिर जो हमारा पुनरावृत्ति का जो सिद्धांत है वो स्टैनले हॉल ने दिया है। तो ये क्वेश्चन मीन्स कह सकते हो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 51 वाला, ये आप लोग ये क्वेश्चन 51 को कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्लियर इसका आंसर है क्या, ठीक है, क्योंकि हल दिया हुआ है आंसर में और गूगल में भी सर्च में हल दिखा रहा है, जी स्टैनले हॉल दिखा रहा है, बट पुनर्भलन का जो सिद्धांत है आई थिंक स्किनर का दिया हुआ है, और पुनः अवलोकन जो सिद्धांत है वो जी स्टैनले हॉल ने दिया है। तो ये आप कंफर्म करना मेरे को भी, क्योंकि थोड़ा सा डाउट है, क्लियर कर देना, ठीक है। और जैसा कि हमने बताया थर्नडाइक के मुख्य नियम हमारे कितने हैं, कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाता है। सादृशीकरण का थर्नडाइक के गौण नियम कितने हैं, 5 हैं। थर्नडाइक के अनुसार सीखना होता है, प्रयास एवं त्रुटि का पढ़ना। थर्नडाइक किस देश के निवासी थे, तो अमेरिका के थे। क्वेश्चन 56 में हमने लोगों ने बात किया कि थर्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो थर्नडाइक का जो अधिगम का सिद्धांत है उसको हम लोग प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन 57 में पूछा गया सीखने के कुछ गौण नियम भी हैं, इन नियमों का उल्लेख करने वाला विचारक है। तो सीखने के जो कुछ जो गौण नियम है और विचारक कौन है, तो आपको जैसा कि ये पता है हमारे थर्नडाइक है जिन्होंने 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम बनाए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी जो होता है राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन डी जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 में पूछा गया है अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक हैं, तो क्या है घटक बताना है, उचित वातावरण, प्रेरणा, परिपक्वता, प्रयोग सभी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन डी हो जाता है, सॉरी ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 के बाद हमारा आता है 59 अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण घटक है, तो क्या क्या है, आवश्यकताएं, तत्परता, परस्पर प्रक्रिया, उपयुक्त सभी। तो क्या पूछा गया, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण घटक क्या है आपको बताना है। तो क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो अपना आंसर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर इसका होता है 59 का, तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है आवश्यकता, तत्परता, परस्पर क्रिया, ये सारे यहाँ पे उपयुक्त सभी सही हो जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया किस विचारक ने व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को अधिगम कहा है। तो अधिगम किसने कहा है, किस विचारक ने व्यवहार में परिवर्तन लाने की जो प्रोसेस है उसको उन्होंने अधिगम कहा है। गिलफोर्ड, फ्रायड, पावलोव या ब्रूनर ने किसने कहा है आपको बताना है। होप आप सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे। तो इसका राइट आंसर जो दोस्तों हमारा हो जाता है कि जो विचारक थे व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को अधिगम कहते थे वो हमारे कौन थे, गिलफोर्ड थे। ओके, कौन थे, गिलफोर्ड थे। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 61 अधिगम में परिणाम या प्रभाव के नियम को किस अन्य नियम के नाम से जाना जाता है। तो अधिगम में परिणाम या प्रभाव के नियम को किस अन्य नियम के नाम से जाना जाता है। पुरस्कार का नियम, संतोष एवं असंतोष का नियम, अभ्यास का नियम, प्रतियोगिता का नियम। तो अधिगम में परिणाम एवं प्रभाव के नियम को हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो होता है हमारा हो जाता है ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है संतोष एवं असंतोष का नियम। 61 का हमारा करेक्ट आंसर जो होता है ऑप्शन बी संतोष एवं असंतोष का नियम, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है 62 में पूछा गया है अधिगम के प्रकार हैं। तो क्या प्रकार है अधिगम के, विचारात्मक, क्रियात्मक, संप्रत्यात्मक या अमूर्त अधिगम या उपर्युक्त सभी। तो अधिगम के जो प्रकार होते हैं वो हमारे कौन कौन से दोस्तों। तो अधिगम के प्रकार हमारे विचारात्मक और क्रियात्मक, संप्रत्यात्मक, अभूत अधिगम, उपर्युक्त सभी यहाँ पे राइट हो जाता है ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर हमारा 63 में पूछा गया निम्न में से सीखने का मुख्य नियम है। तो सीखने का मुख्य नियम क्या है? अभ्यास का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, अपूर्व क्रिया का नियम, सादृशीकरण का नियम। तो आप सभी जानते हो कि सीखने का जो हमारा मुख्य नियम होता है वो हमारा अभ्यास का नियम होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाता है, अभ्यास का नियम, जो कि थॉर्नडाइक ने दिया था। गेस्टाल्ट का अर्थ पूछा गया, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, गेस्टाल्टवादी हमारे कौन कौन से थे। तो गेस्टाल्ट का अर्थ पूछा गया है। तो ऑप्शन है समग्र के रूप में, ऑप्शन बी है मशीनों के रूप में, ऑप्शन सी है परिवर्तन के रूप में, ऑप्शन डी है व्यवहार के रूप में। तो यहाँ पे जो गेस्टाल्ट का अर्थ था दोस्तों वो हमारा था समग्र के रूप में। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है गेस्टाल्टवादी के अनुसार व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान खोजने के लिए प्रयोग में लाता है। तो गेस्टाल्टवादी के अनुसार व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान खोजने के लिए प्रयोग में लाता है, क्या लाता है? प्रयास, त्रुटि, सूझ या अंतर्दृष्टि या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाता है हमारा सूझ और अंतर्दृष्टि जो होता है राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया है गेस्टाल्टवादी विचारक समस्या को किस रूप में देखते हैं। जो गेस्टाल्टवादी विचारक हैं वो समस्या को पूर्ण एवं समग्र रूप में देखते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है क्रिया प्रसूत और अनुबंध सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो क्रिया प्रसूत एवं अनुबंध सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम बताना है कि कौन है। तो आपको बताना है प्लूटो, अरस्तु, स्किनर या थॉर्नडाइक कौन है यहाँ पे। तो क्रिया प्रसूत और अनुबंध सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं दोस्तों वो हमारे हैं, कौन है? ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होता है, स्किनर है। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के जो प्रवर्तक है वो हमारे हैं स्किनर। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है सीखने के वक्र अभ्यास तथा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ का प्रदर्शन करते हैं। यह कथन किसका है? गेट्स का है, गाल्टन का, थॉर्नडाइक का, स्किनर का? कथन बताना है किसका है। तो दोस्तों ये कथन जो हमारे है वो गेट्स का है। गेट्स ने कहा है कि अब जो सीखने के वक्र में अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति, उन्नति, तो गति उन्नति की सीमा का मतलब जहाँ पे गति और उन्नति की बात की जाए तो वो हमारे गेट्स ने दी है। गेट्स ने गति की बात की है, ठीक है, इसकी बात की है, गति की बात की है, याद रखना। क्वेश्चन 69 है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। तो अभी हमने बात किया था संज्ञानात्मक के बारे में। तो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो हमारे किसने दिया है? पियाजे एवं ब्रूनर ने दिया है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है? ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। संज्ञानात्मक मीन्स कह सकते हो कि जो हमारा मीन्स कॉग्निटिव थ्योरी हो जाती है, ठीक है, क्या कॉग्निटिव थ्योरी हो जाती है? जीन पियाजे और ब्रूनर ने दिया हुआ है, राइट आंसर यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया SR थ्योरी का प्रतिपादक थॉर्नडाइक है। SR का क्या अर्थ है? तो जैसे कि आप जानते हो कि SR का अर्थ होता है हमारा सरप्लस थ्योरी, मीन्स SR थ्योरी मीन्स सरप्लस थ्योरी कहलाता है हमारा, जो कि हमारे थॉर्नडाइक ने दिया है, सरप्लस एनर्जी थ्योरी जिसको बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दिया है त्रुटि और सुधार, स्मृति और विस्मृति, उद्दीपक एवं प्रतिक्रिया, सफलता एवं असफलता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होता है एसआर थ्योरी का मतलब जो होता है, पूछा गया एसआर का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी होता है उद्दीपक एवं प्रतिक्रिया जो होता है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है, जो कि हमारे थॉर्नडाइक ने दिया हुआ है। क्वेश्चन 71 है सुल्तान चिंपैंजी का परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने किया था तथा उस सिद्धांत का क्या नाम था। तो चिंपैंजी पे जो चिंपैंजी था जिसका नाम सुल्तान था, उस पे परीक्षण करने वाले हमारे जो थे वो थे कोहलर थे, और उस परीक्षण का नाम जो था अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था। ओके, अब क्वेश्चन आ सकता है कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो याद रखना कोहलर है। कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था? चिंपैंजी पे किया था। चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान नाम था। क्वेश्चन 72 है अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले प्रमुख तत्व हैं। तो अंतर्दृष्टि पर जो प्रभाव डालते हैं वो तत्व कौन से हैं? बुद्धि, अनुभव, प्रयत्न एवं त्रुटि या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख रहे हो, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, उपर्युक्त सभी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है
कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो सेम अभी हम लोगों ने यहाँ पे बात की जो कोहलर का जो अधिगम का सिद्धांत, उसको हम लोग अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ओके, क्वेश्चन 74 है, आवश्यकताओं का एक पदानुक्रम होता है, यह मान्यता है। तो किसकी मान्यता है ये? अब्राहम मैस्लो, पावलो, थॉर्नडाइक, कोहलर, किसने माना है कि आवश्यकता का एक पदानुक्रम होता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होता है वो हमारा होता है अब्राहम मैस्लो ने माना है कि आवश्यकताओं का एक पदानुक्रम होता है। जैसे कि आपने मैस्लो की थ्योरी पढ़ी है ना, हायरार्की थ्योरी, नीड्स ऑफ जो थ्योरी है हमारी, ठीक है, अब्राहम मैस्लो ने जो थ्योरी दी है, तो वहाँ पे इन्होंने पदानुक्रम माना कि स्टेप बाय स्टेप आता है हमारा। तो यहाँ पे अब्राहम मैस्लो राइट हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है, क्लासिक अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया है? तो क्लासिक अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया है आपको बताना है। पावलोक ने, कोहलर ने, थॉर्नडाइक ने या स्किनर ने? तो जो क्लासिक अनुबंध का सिद्धांत है वो हमारे पावलोक ने दिया हुआ है। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, तो अच्छे से इसको नोट कर लेना। ये तो जो इंपॉर्टेंट है, किसने सिद्धांत दिया है, किस पे दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आने निश्चित है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। क्वेश्चन 76 है, किसी अस्वाभाविक उद्दीपक को बार बार स्वाभाविक उद्दीपक व अनुक्रिया के साथ जोड़ा जाने पर पावलोव के अनुसार जो क्रिया होगी वो क्या होगी? तो क्या होगी आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हो, यहाँ पे राइट आंसर जो होता है हमारा वो होता है अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक क्रिया होती है। ऑप्शन यहाँ पे जो राइट होता है 76 का वो होता है ऑप्शन ए, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 77 है, कोहलर द्वारा प्रयोग किसके ऊपर किया गया था? तो सेम अभी हम लोगों ने बात किया, कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था? चिंपैंजी पे किया था। चिंपैंजी का नाम सुल्तान था। कोहलर की थ्योरी को हम लोग अंतर्दृष्टि सिद्धांत कहते थे। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन 78 में पूछा गया है, बाल व्यवहार में उत्पन्न होने वाली विकृतियों का अध्ययन एवं निदान करने के लिए निम्नलिखित किस विधि का अपनाया जाता है? तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? जो बाल व्यवहार होता है ना, बाल व्यवहार में उत्पन्न जो विकृतियां होती हैं उनका अध्ययन और निदान करने के लिए हम लोग किस तरीके का यूज करेंगे? विकासात्मक विधि का, परीक्षण विधि का, तुलनात्मक विधि का, या फिर निदानात्मक विधि का? तो यहाँ पे जो राइट आंसर दोस्तों हो जाता है वो हमारा होता है निदानात्मक। हम लोग निदान करेंगे, मीन्स निदानात्मक विधि का। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन 79 में पूछा गया, बालकों में निरंतर चढ़ने वाली विकासात्मक क्षमताओं को प्रायः अभिव्यक्त किया जाता है। तो कैसे अभिव्यक्त किया जाता है? बाल व्यवहार के रूप में, मनोवैज्ञानिक मापन के रूप में, बालकों में मूल्यांकन के रूप में, या प्राथमिक और जांच के रूप में? तो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो हमारा जो हो जाता है दोस्तों 79 का ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है, बालकों में मूल्यांकन के रूप में। ठीक है, बालकों का हम लोग मूल्यांकन करेंगे तो उनके बारे में जानेंगे, तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है कि विकास की प्रक्रिया के गुण के व्यक्त करने वाला सही विकल्प है। तो इस विकास की जो प्रोसेस होती है उसको व्यक्त करने वाला सही विकल्प कौन सा है? तो आपके सामने विकल्प जो दिए हैं वो है ऑप्शन ए, गर्भ से लेकर जन्म तक चलती है। ऑप्शन बी है, जन्म से प्रौढ़ावस्था तक चलती है, मृत्यु होने तक संपन्न होती है, जीवन पर्यंत चलती है। तो आप सभी जानते हो जो हमारा विकास, वृद्धि और विकास की जो प्रोसेस है आप सभी जानते होंगे कि जो वृद्धि होती है एक टाइम तक चलती है, विकास जो होती है जीवन पर्यंत चलने वाली क्या होती है? प्रोसेस होती है। जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक ये प्रोसेस जो है चलती रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। विकास जो होता है हमारी कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग में आता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो जीवन पर्यंत चलती है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होता है। क्वेश्चन 81 है, बालकों में गामक विकास के दौरान बालकों के द्वारा सीखने वाला प्रथम कौशल क्या होता है? तो बालक सबसे पहले क्या सीखता है? उसका जो गामक विकास होता है, जो मोटर डेवलपमेंट होती है, सबसे पहले क्या होती है? बैठना, उठना, खड़े होना, चलना सीखना, दौड़ भाग करना। तो आप सभी जानते हो कि बालक जो होता है सबसे पहले क्या सीखता है दोस्तों? बैठना और उठना सीखता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 82 है। 82 में पूछा गया है, ये निम्न में से कौन सा गुण शैशवावस्था में के साम्य में नहीं है? तो शैशवावस्था के साम्य में कौन सा गुण नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो आप। इसका राइट आंसर जो होता है, बालकों में नैतिकता का विकास नहीं होता। ये यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा गया, एक बालक का शीघ्र ही आवेश युक्त हो जाना, फिर भड़क उठना और उत्तेजित हो जाना
ये जो गुण हैं, इन गुणों को हम लोग क्या कहेंगे? क्रोध प्रेरित व्यवहार कहेंगे, संवेगात्मक व्यवहार कहेंगे, अमानवीय व्यवहार कहेंगे, किशोरोचित व्यवहार करेंगे? तो होप आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा संवेगात्मक व्यवहार हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? संवेगात्मक व्यवहार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया विद्यालयों में बालकों की परीक्षा लेने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आपको बताना है क्या उद्देश्य होता है। अगर आप एक स्पोर्ट टीचर हो, एक टीचर हो, तो आप सभी जानते होंगे कि हमारा मेन जो उद्देश्य होता है एग्जाम लेने का वो क्या होता है? बालक में प्रतिस्पर्धात्मक शक्तियों का विकास करना। यहाँ पे ऑप्शन ए जो होता है बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा गया बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। तो बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है दोस्तों? आपको बताना है विद्यालय, परिवार, समुदाय, उपरोक्त सभी। तो जैसा कि यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उपरोक्त सभी पे बालक का मानसिक स्वास्थ्य जो होता है निर्भर करता है। ओके, विद्यालय, परिवार, समुदाय, इन सभी पे क्या होता है? बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। क्वेश्चन 86 में पूछा गया बालकों को संघर्ष की दशा से मुक्त करने के लिए आप क्या क्या उपाय करना पसंद करोगे? मिस, बालक जो होते हैं उनको संघर्ष की दशा से मुक्त करने के लिए हम क्या क्या उपाय करेंगे? तो ऑप्शन आप देख सकते हो, बालकों को समस्याओं का तत्कालिक समाधान करेंगे, बालकों को निराशाओं से जूझने की शक्ति व दिशा निर्देशन करेंगे, बालकों के विरोधी लक्ष्यों का स्व उन्मूलन करेंगे, या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाता है दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, उपर्युक्त सभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा गया बालकों में उत्तम मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। तो क्या जरूरी है? परिवार में बालक विकास के लिए उत्तम दशाएं, परिवार का शांतिपूर्ण व्यवहार, परिवार में माता पिता का उत्तम व्यवहार, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा सेम वही हो जाता है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा गया है विद्यालय का बालकों के उत्तम मानसिक स्वास्थ्य के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। तो क्या हो सकता है? शिक्षकों का बालकों के प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार, शिक्षकों द्वारा प्रजातांत्रिक अनुशासन की स्थापना, विद्यालय में विभिन्न क्रियाकलापों का आयोजन, उपर्युक्त सभी। तो जैसा कि आप ऑप्शन देख सकते हो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, उपर्युक्त सभी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। तो 89 में पूछा गया दोस्तों बालकों की तुलना में बालिकाओं में अपेक्षा कौन सी योग्यता अधिक उन्नत दशा में पाई जाती है? आंशिक योग्यताएं, क्रियात्मक योग्यताएं, रचनात्मक योग्यताएं या भाषाई योग्यताएं? तो जो बालक की अपेक्षा बालकों में जो योग्यता होती है वो हमारी क्या हो जाती है? भाषाई जो योग्यता होती है, इसकी भाषाई योग्यता। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 90 है। 90 में पूछा गया बालकों में शैक्षिक उपलब्धियों के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण हैं। तो क्या कारण है? जो बालक होते हैं उनमें शैक्षिक उपलब्धियों के आधार पर, ठीक है, उपलब्धियों के आधार पर व्यक्तिक जो विभिन्नताओं के कारण पूछा गया है। पूर्व अनुभवों की उत्पत्ति, संवेगात्मक समस्याएं, प्रेरणा या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो दोस्तों हो जाता है हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाता है, उपर्युक्त सभी मीन्स पूर्व अनुभव की उत्पत्ति, संवेगात्मक समस्याएं, प्रेरणा, ये सारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पहचान की जा सकती है। तो कैसे की जा सकती है? बालक का परीक्षण करके, बालक का चेहरा देखकर, बालक से विचार विमर्श करके, माता पिता से सूचनाएं संकलित करके। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे? यहाँ पे राइट आंसर जो होता है दोस्तों यहाँ पे 91 का मीन्स बालक से विचार विमर्श करके, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ओके, 91 का ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 92 है बच्चे की स्थायी दांत निकलने की उम्र क्या होती है? तो बच्चों में जो स्थायी दांत निकलने की उम्र होती है वो लगभग 5 वर्ष के लगभग होती है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाता है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 93 है बाल अपराधी की आयु होती है। तो जो बाल अपराधी होती है उनकी एज कितनी होती है? 7 से 18 वर्ष होती है, 18 से 21 वर्ष होती है, 21 वर्ष से ऊपर होती है, 7 वर्ष के नीचे होती है। तो जो बाल अपराधी होते हैं उनकी जो एज होती है 7 से 18 वर्ष होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 94 है अभिवृद्धि का सामान्य अर्थ है। तो अभिवृद्धि का समान अर्थ क्या होता है आपको बताना है। शारीरिक वृद्धि, गामक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास। तो जो अभिवृद्धि का सामान्य अर्थ होता है वो हमारा हो जाता है शारीरिक वृद्धि हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन 95 है शारीरिक वृद्धि पूर्ण हो जाती है। तो शारीरिक वृद्धि कब पूर्ण होती है? 18 वर्ष की आयु में, 20 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में, 15 वर्ष की आयु में। तो शारीरिक वृद्धि हमारी 20 वर्ष की आयु में पूर्ण हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा गया है विकास से क्या अर्थ है? तो विकास से क्या अर्थ है बताना है कि आवृत्ति के
आवृत्ति में परिवर्तन, रूप में परिवर्तन, शारीरिक संरचना में परिवर्तन, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे जो होता है हमारा आवृत्ति में परिवर्तन, रूप में परिवर्तन, शारीरिक संरचना में परिवर्तन, उपरोक्त सभी, ये ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा गया भग्नाशा पूर्ण मानव व्यवहार की पहचान चिन्ह है, तो क्या है? आक्रामक व्यवहार, एकांतवास, आत्मसमर्पण युक्त व्यवहार या उपर्युक्त सभी। तो 97 का जो आंसर होता है वो हमारा उपर्युक्त सभी हो जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 है। 98 में पूछा गया शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधक विद्यालय जनित संभावित कारक हैं। तो शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधक पूछा गया है, क्या है विद्यालय में? तो अत्यधिक कार्यभार, निरंतर अपरिपक्व बालक व्यवहार से संपर्क, कार्यस्थल पर मनोरंजन का अभाव, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होता है दोस्तों उपर्युक्त सभी हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला 99 में पूछा गया है निम्न में से कौन सा वाक्यांश अधिक सार्थक है? तो वाक्यांश कौन सा सार्थक है आपको बताना है। वाक्यांश यहाँ पे पढ़ सकते हो। वाक्यांश क्या है? मानसिक स्वास्थ्य अंतिम लक्ष्य नहीं है बल्कि किसी महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तैयार आधार भूमि है। ऑप्शन बी है मानसिक स्वास्थ्य का सीधा संबंध मानव के शारीरिक एवं आर्थिक संतुष्टि में निहित है। ऑप्शन सी है मानसिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य के प्रति एक अलग अभिवृत्ति मात्र है। ऑप्शन डी है मानसिक स्वास्थ्य अंतिम लक्ष्य है क्योंकि यह व्यावसायिक प्रतिबद्धता की अनिवार्य कसौटी है। तो दोस्तों जो यहाँ पे राइट आंसर 99 का होता है हमारा वो होता है ऑप्शन ए, मीन्स मानसिक स्वास्थ्य अंतिम लक्ष्य नहीं है बल्कि किसी महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तैयार आधार भूमि है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा उच्च बौद्धिक योग्यताएं व्यक्ति के वंशानुक्रम से प्रभावित होती हैं, इस विश्वास को जन्म देने वाली मनोवैज्ञानिक का नाम बताओ। मिस मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा है कि उच्च बौद्धिक जो योग्यताएं होती हैं व्यक्ति के वंशानुक्रम से प्रभावित होती हैं। तो इन वैज्ञानिक का नाम बताना है, क्या है? मेंडल, गाल्टन, डार्विन, सुकरात। तो इनका नाम दोस्तों क्या है हमारा बताना है। तो 100 का जो राइट आंसर हो जाता है वो हमारा हो जाता है मेंडल जो थे, ये इन्होंने किसकी बात की थी? वंशानुक्रम की बात की थी। ओके, अगला क्वेश्चन 101 है कि युंग के अनुसार अंतर्मुखी व्यक्ति की पहचान संभव नहीं है। तो युंग के अनुसार अंतर्मुखी जो व्यक्ति होता है उसकी पहचान संभव नहीं है। उसके वाचाल होने से, उसकी कम से कम बोलने से, उसके तीखा बोलने से, उसकी अंतःक्रिया से दबाव ग्रहण करने से। तो जो युंग के अनुसार अंतर्मुखी व्यक्ति की पहचान संभव नहीं है वो ऑप्शन अकॉर्डिंग क्या होता है? उससे कम बोलने से। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 102 है व्यक्तिगत भेदों की उत्पत्ति का प्रमुख कारक है। तो जैसे सभी जानते हैं व्यक्तिगत जो भेदों की उत्पत्ति का जो प्रमुख कारण होता है वो हमारा क्या होता है? वंशानुक्रम एवं वातावरण होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 103 है कि जन्मजात विभिन्नता के लिए प्रमुख रूप से कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं? तो ऑप्शन है समाज संबंधी, ऑप्शन बी है वंशानुक्रम संबंधी, ऑप्शन सी है पर्यावरण संबंधी, ऑप्शन डी है जाति संबंधी। तो यहाँ पे हमारा पूछा क्या गया है? जन्मजात विभिन्नताओं के बारे में पूछा गया है। तो जन्मजात जो विभिन्नताएं होती हैं दोस्तों वो हमारे वंशानुक्रम संबंधी यहाँ पे राइट हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 104 है व्यक्तित्व विभिन्नता की अवधारणा के जनक हैं। तो जो व्यक्तित्व जो विभिन्नता है उसके जो जनक है कौन है बताना है। गाल्टन, थान्ना, डाइटरमन या फिर टेलर। तो जो व्यक्तित्व विभिन्नताओं की अवधारणा के जनक है वो हमारे गाल्टन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो 105 में पूछा गया व्यक्तित्व विभिन्नता से तात्पर्य क्या है? तो व्यक्तित्व विभिन्नता से तात्पर्य हमारा क्या होता है? कोई दो व्यक्तियों का एक समान व्यक्तित्व ना होना, ये हमारी क्या कहलाती है? विभिन्नता कहलाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। तो ये हमारे 105 क्वेश्चन की क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट होती है। होप क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग लगते हैं, कुछ डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता के क्लियर कर दीजिएगा। और एक क्वेश्चन जो मैंने बताया है कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? मेरे अकॉर्डिंग स्किनर ने दिया है, बट आंसर जो है स्टैनले हॉल है। तो प्लीज़ क्लियर करिएगा कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है। और यही कहना चाहेंगे लास्ट में मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों में उड़ान होती है। तो बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी स्टडी करते रहो। और साथ में अगर पहली बार यार मेरा चैनल देख रहे हो, अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।